जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नॉलेज ऑफ 24 में। कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत अच्छे और मस्त होंगे। ओके दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ आपको समय पर मिल सके। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं आज का पहला सवाल पर। ओके दोस्तों, तो आज का पहला सवाल है, और ये जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं, सब आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा को देखते हुए लिए गए हैं। ओके दोस्तों, और सब आने वाले एग्ज़ाम के लिए सब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ओके दोस्तों, तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपका काम आ सके। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पर। तो आपका पहला सवाल है दोस्तों, आपका पहला सवाल ये कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है 5 जून को, ऑप्शन बी है 22 मई को, ऑप्शन सी है 22 मार्च को, ऑप्शन डी है 22 अप्रैल को। ओके दोस्तों, ओके, तो आपका जो विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ओके दोस्तों, 22 मार्च को मनाया जाता है, अर्थात सी जो ऑप्शन है आपका वो राइट ऑप्शन है। ओके दोस्तों, सी जो ऑप्शन है आपका, ये आपका क्या है, ये राइट आंसर है। ओके दोस्तों, और बात करें 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस में? बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, ओके, बात करें 5 जून को, तो इसमें होता है, इस दिन को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को ये क्या मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पता लग गया। ओके दोस्तों, ओके, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका, दूसरा नंबर सवाल ये दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल ये कह रहा है कि मलेरिया किसके कारण से होता है। मलेरिया बीमारी जो होता है, मलेरिया रोग जो होता है, वो किसके कारण से होता है। आपका ऑप्शन है विषाणु से, ऑप्शन बी है जीवाणु से, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ से, ऑप्शन डी है कवक से। ओके दोस्तों, तो राइट और सटीक जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। ओके दोस्तों, मतलब प्रोटोजोआ से मलेरिया नामक बीमारी होता है। ओके दोस्तों, बात करिए विषाणु से, तो विषाणु से जो होता है ये पोलियो होता है। दोस्तों विषाणु से क्या होता है, इससे पोलियो रोग होता है। विषाणु से हम लोग का पोलियो रोग होता है। जीवाणु की बात करें, जीवाणु से टाइफाइड होता है। क्या होता है, टाइफाइड होता है। तो विषाणु से टाइफाइड होता है। और ये कवक से जितने प्रकार के चर्म रोग हैं, चर्म रोग, खाद खुजली, इसी प्रकार के रोग कवक से होता है। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, जीवाणु से टाइफाइड होता है, विषाणु से पोलियो रोग होता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर 3। तीसरा नंबर सवाल ये कह रहा है कि जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है। जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है 100 डिग्री पर, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी या जल जम जाता है। ओके दोस्तों, और बात करें 100 डिग्री की, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। दोस्तों उबल कर भाप बनना स्टार्ट हो जाता है। ओके, जल जो है 100 डिग्री पर भाप बनकर उबलने लगता है, अर्थात 100 डिग्री पर उबलता है, 0 डिग्री पर जमता है। और बात करें 4 डिग्री सेल्सियस की, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का सबसे अधिक घनत्व होता है। ओके दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का सबसे अधिक घनत्व होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो आपका बी है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और यह है सवाल नंबर आपका 4। चौथा नंबर सवाल ये कह रहा है कि कितने डिग्री तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। मैं इससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। ओके दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर दीजिए। ओके दोस्तों,
तो चलते हैं अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर 5। 5वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, क्योंकि हर विटामिन का कोई ना कोई रासायनिक नाम है। ओके दोस्तों, तो इसलिए बोलता है, इसमें कहा गया इस क्वेश्चन में कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। आपका ऑप्शन है थायमिन, ऑप्शन बी है टोकोफेरल, ऑप्शन सी है रेटिनॉल, ऑप्शन डी है एस्कॉर्बिक अम्ल। ओके दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी रेटिनॉल। ओके दोस्तों, रेटिनॉल जो होता है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। बात करें थायमिन की, थायमिन जो है वो विटामिन बी का नाम है। बात करें टोकोफेरल की, तो टोकोफेरल का जो विटामिन है वो विटामिन ई का नाम है, विटामिन ई का नाम टोकोफेरल है। बात कर रहे हैं एस्कॉर्बिक अम्ल की, वो विटामिन सी का नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 6। छठा नंबर सवाल ये कह रहा है हमें जो ऊन प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है। ऊन जो हमें प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन है खरगोश से, ऑप्शन बी है बकरी से, ऑप्शन सी है भेड़ से, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो हम जानते हैं दोस्तों कि खरगोश से भी ऊन प्राप्त होता है, बकरी से भी ऊन प्राप्त होता है, भेड़ से भी ऊन प्राप्त होता है। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर, अर्थात सभी से हमें ऊन प्राप्त होता है। खरगोश से भी होता है, बकरी से भी होता है, भेड़ से भी होता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर। और यह है सवाल नंबर आपका 7। 7वां नंबर सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है टेडपॉल, ऑप्शन बी है जोवी, ऑप्शन सी है कैटरपिलर, ऑप्शन डी है सीसू। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी है सीसू। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैटरपिलर। ओके दोस्तों, तितली के बच्चे को कैटरपिलर कहा जाता है। बात करें टेडपोल की, टेडपोल जो होता है ये मेंढक के बच्चे को कहा जाता है। ओके दोस्तों, किसके, मेंढक के बच्चे को कहा जाता है टेडपोल। ओके दोस्तों, और कैटरपिलर तितली के बच्चे को कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर। और यह है सवाल नंबर आपका 8। 8वां नंबर सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। सबसे बेहतरीन समय, सर्वश्रेष्ठ समय मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा है। आपका ऑप्शन है जनवरी से फरवरी के बीच, ऑप्शन बी है अक्टूबर से नवंबर के बीच, ऑप्शन सी है जनवरी से मार्च के बीच, ऑप्शन डी है अप्रैल से जून के बीच। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अक्टूबर से नवंबर के बीच सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन किया जाता है या होता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल की ओर। और यह सवाल है आपका 9वां नंबर सवाल ये कह रहा है, 9वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अधिकांश गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, अर्थात 360 डिग्री तक कौन सा पक्षी अपना गर्दन को घुमा सकता है 360 डिग्री में। ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है मैना, ऑप्शन बी है उल्लू, ऑप्शन सी है कोयल, ऑप्शन डी है कौवा। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उल्लू जो होता है अपना गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है, मतलब पूरा घुमा सकता है। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर उल्लू है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और यह है सवाल नंबर आपका 10। 10वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्तनधारी है। जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है निम्नलिखित में से, ओके दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्तनधारी है। ओके दोस्तों, स्तनधारी है। आपका ऑप्शन है चूहा, ऑप्शन बी है हिरन, ऑप्शन सी है चमगादड़, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों, तो हम जानते हैं चूहा भी स्तनधारी है, हिरन भी स्तनधारी है, चमगादड़ भी स्तनधारी है। ओके दोस्तों, तो इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी जो है दिए हुए जितने भी ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं वो सब क्या है, स्तनधारी है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और यह है सवाल नंबर आपका 11। 11 नंबर सवाल ये कह रहा है कि घटपर्णी कहाँ पाया जाता है। घटपर्णी एक पौधा का नाम है जो कि मांसाहारी पौधा है। दोस्तों क्या है, मांसाहारी पौधा है। घटपर्णी एक मांसाहारी पौधा है और इसी के बारे में कहा गया है कि घटपर्णी कहाँ कहाँ पाया जाता है, ओके दोस्तों,
आपका ऑप्शन है इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी है मेघालय में, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, तो इंडोनेशिया में भी घटपर्णी पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी घटपर्णी पौधा पाया जाता है, मेघालय में घटपर्णी पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी जगह पे आपका घटपर्णी पाया जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर। और यह है सवाल नंबर आपका 12 नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि केले का कौन सा भाग नहीं खाया जाता है, कौन सा भाग नहीं खाया जाता है, नहीं पर ध्यान देना दोस्तों को, बहुत सारा क्वेश्चन नहीं पे ध्यान नहीं देने के कारण आंसर गलत हो जाता है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन को भली भांति रूप से पहले पढ़ना है, उसके बाद आंसर को चूज करना है। ओके दोस्तों, तो नहीं पर ध्यान देना है। ओके दोस्तों, केले के कौन सा भाग नहीं खाया जाता है, आपका ऑप्शन है फूल, ऑप्शन बी है फल, ऑप्शन सी है जड़, ऑप्शन डी है तना। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जड़ जो होता है केले के जड़ को नहीं खाया जाता है, बाकी फूल फल और तना ये सब चीज़ खाया जाता है। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर सी है। ओके दोस्तों, जड़ को नहीं खाया जाता है। ओके दोस्तों, बाकी सभी भागों केले का खाया जाता है। तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 13 नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडा यूज नहीं है, कौन सा अंडा यूज नहीं है, अर्थात कौन अंडा नहीं देते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी या कौन सा जीव अंडा नहीं देते हैं, आपका ऑप्शन है छिपकली, ऑप्शन बी है चींटी, ऑप्शन सी है पक्षी, ऑप्शन डी है गाय। तो आपका ऑप्शन जो है राइट जो आंसर है, जो सही उत्तर है वो आपका गाय है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, अर्थात गाय जो है अंडा नहीं देती है, बाकी छिपकली, चींटी और पक्षी ये तीनों जो है अंडा देते हैं। ओके दोस्तों, अंडा देने वाले प्राणी को अंडा यूज कहा जाता है, और जो स्तनधारी होता है उसको जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज कहा जाता है। ओके दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? जरायुज। स्तनधारी को जरायुज और जो अंडा देते हैं उसको अंडा यूज कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर। और यह है सवाल नंबर आपका 14 नंबर सवाल एक है कि सबसे छोटे आकार के पौधे को क्या कहा जाता है, सबसे छोटे आकार के पौधे को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है साग, ऑप्शन बी है झाड़ी, ऑप्शन सी है वृक्ष, ऑप्शन डी है लताएं। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए साग कहा जाता है। ओके दोस्तों, सबसे छोटे प्रकार के पौधे को साग कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल की ओर। और ये सवाल नंबर है 15 नंबर सवाल ये कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा फूल की बात करें, फ्लावर्स, कौन सी फ्लावर्स की सबसे बड़ा फ्लावर्स है। ओके दोस्तों, कौन सा फूल सबसे बड़ा है, आपका ऑप्शन है उल्फिया, ऑप्शन बी है रेफलेशिया, ऑप्शन सी है चमेली, ऑप्शन डी है गंदा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रेफलेशिया एक ऐसा फूल है जो विश्व का सबसे बड़ा फूल होता है, सबसे बड़ा फूल। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और यह सवाल नंबर 16 नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि पौधे का कौन सा भाग उसका प्रजनन अंग होता है। पौधे का कौन सा भाग उसका प्रजनन अंग होता है, प्रजनन अंग होता है। आपका ऑप्शन है जड़, ऑप्शन बी है फूल, ऑप्शन सी है तना, ऑप्शन डी है पत्तियां। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी फूल। फूल जो होता है पौधे का प्रजनन अंग होता है। ओके दोस्तों, और बात करें पत्तियां की, ये पत्तियां आपका पौधे क्या रसोई घर होता है, रसोई घर कहा जाता है। पत्तियों को क्या कहा जाता है, रसोई घर कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर। और यह है सवाल नंबर आपका 17 नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि ब्रेल लिपि कितनी बिंदुओं पर आधारित होता है। ब्रेल लिपि का मतलब ये होता है कि जितने भी अंधे लोग होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए एक लिपि का आविष्कार किया गया है, तो उसका नाम रखा गया ब्रेल लिपि। ओके दोस्तों, ब्रेल लिपि तो बिंदुओं से बनाया गया है। ओके दोस्तों, तो कितने बिंदुओं पर वो आधारित है, आपका ऑप्शन है 4 बिंदुओं पर, ऑप्शन बी है 6 बिंदुओं पर, ऑप्शन सी है 8 बिंदुओं पर, ऑप्शन डी है 10 बिंदुओं पर। तो आपका राइट और सटीक आंसर है ऑप्शन बी 6 बिंदुओं पर, अर्थात 6 बिंदुओं पर वो आधारित है। तो दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और यह है सवाल नंबर आपका 18 नंबर सवाल ये कह रहा है कि कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। कुडुक जो है, कुडुक एक भाषा है, कहाँ के लोगों की भाषा है। ओके दोस्तों,
आपका ऑप्शन है मिजोरम की, ऑप्शन बी है झारखंड की, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश की, ऑप्शन डी है बिहार की। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड के लोगों की जो भाषा है कुडुक जो होता है वो झारखंड के लोगों की भाषा है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। और यह सवाल का 19 नंबर सवाल ये कह रहा है कि पोंगल पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है। पोंगल जो होता है किस राज्य में मनाया जाता है। ओके दोस्तों, पोंगल जो होता है वो किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी है बिहार में। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन तमिलनाडु, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। ओके दोस्तों, केरल में ओणम मनाया जाता है, ओणम। ओके दोस्तों, केरल में ओणम मनाया जाता है। ओके, बिहार में छठ मनाया जाता है। ओके दोस्तों, आंध्र प्रदेश में भी पोंगल ही मनाया जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर। और यह है सवाल नंबर 20वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है गुजरात में, ऑप्शन डी है असम में। तो आपका राइट आंसर है असम में। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ओके दोस्तों, बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में तो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वहाँ पे उत्तराखंड में है। राजस्थान में रणथंभौर है, गुजरात में गिर है। ओके दोस्तों, ये सब राष्ट्रीय उद्यान इसी जगह पर स्थित या उपस्थित या है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल पर। और यह है सवाल नंबर आपका 21 नंबर सवाल ये है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी भोजन, ऑप्शन डी कोयला। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो ये तो जितने भी ऑप्शन दिया हुआ है सब ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन कहता है कि सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सन बोले तो सूर्य। ओके दोस्तों, ये सूर्य है सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी होगा। इसी प्रकार से चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। और ये है सवाल नंबर आपका 22वां नंबर सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा है। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन है सागरमाथा, ऑप्शन बी है कोमोलांगमा, ऑप्शन सी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी है माउंट। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को कोमोलांगमा के नाम से जाना जाता है और सागरमाथा नेपाल में कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं, तिब्बत में कोमोलांगमा के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, और आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई कितनी है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा दोस्तों। ओके, तो आज का सेशन, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, जिससे मैं कुछ मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए इसी प्रकार के कंटेंट और वीडियो बनाकर लेकर आता रहूं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।